नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो हम लोगों ने पार्ट वन कवर कर लिया है। जिन्होंने भी पार्ट वन नहीं देखा है जाके पार्ट वन देख लीजिएगा। आज से हम पार्ट टू कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट टू का जो टॉपिक होगा वो है अभी पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। द बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। अब क्या होता है देखिए कि जब जन्म होता है ना आपका वेमर रिपब्लिक का, तो उसी समय और एक ग्रुप का जन्म होता है। ठीक है, वो ग्रुप का नाम क्या था? स्पार्टिसिस लीग। तो जब वेमर रिपब्लिक का जन्म होता है उसी समय किसका जन्म होता है? स्पार्टिसिस लीग। ठीक है, और स्पार्टिसिस लीग किसको फॉलो करता था? मार्क्स को फॉलो करता था। स्पार्टिसिस लीग किसको फॉलो करता था? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया में हुआ था उसको फॉलो करता था। उसका मानना था कि मतलब कम्युनिज्म आना चाहिए, उसका मानना था कि गवर्नमेंट सब कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो इनका ये मानना था। मार्क्स और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आप लोगों ने शायद रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा। ये पार्ट में वापस से ले आऊंगा, कोई बड़ा बात नहीं है, बट आपको शायद बेसिक्स पता होगा। तो स्पार्टिसिस लीग किसको फॉलो करते थे? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, उसका पैटर्न जो उसको फॉलो करते थे, मार्क्स का आइडियाज को फॉलो करते थे। इनका ये मानना था कि सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, सारा चीज नेशनलाइज होना चाहिए सब कुछ। तो ये इनका ग्रुप का मानना था। बट वेमर रिपब्लिक का डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीजों पे ज्यादा लगाव था। बट इनका नहीं था। इनका बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया में हो रहा था वो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। बट ये पैटर्न का कंप्लीटली ऑपोजिट था। ठीक है, तो दोनों में झगड़ा होना तो कॉन्फर्म ही था। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश इन मेनी सिटीज। अब क्या होता है कि ये जो सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर मतलब ग्रुप काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश इन मेनी सिटीज। तो बहुत सारे शहरों में क्या हुआ? वर्कर्स और जो सेलर्स थे उनका जो ग्रुप है, वर्कर्स का ग्रुप, सेलर्स का ग्रुप, उनका काउंसिल वो फॉर्म होना शुरू हो गया अलग अलग शहरों में। ठीक है, द पॉलिटिकल एटमोस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। अब क्या होता है कि जो बर्लिन में पॉलिटिकल एटमोस्फेयर होता है, अब बर्लिन का है, बर्लिन जर्मनी में ही। ठीक है, तो बर्लिन में जो पॉलिटिकल एटमोस्फेयर उस समय हो रहा था, ठीक है, वो उनको क्या चाहिए था? जो डिमांड ग्रो हो रहा था उनको सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहिए था। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये था, रशिया में अभी रिसेंटली एक नया आया तो लोगों में एक क्रेज भी था, अरे रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन आया है, बोल्शेविक कुछ ऐसा कुछ आया है, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करे। तो जर्मनी में भी वो डिमांड क्या हो रहा था? ग्रो हो रहा था कि उनको भी कैसा चाहिए? वैसा चाहिए। रशिया में जैसे गवर्नमेंट सब कंट्रोल करे, कम्युनिज्म चाहिए। ठीक है, तो यहाँ में भी वो डिमांड ग्रो होना शुरू हो गया था। Those opposed to this, such as the socialist, Democrats and Catholics, met in Weimar to give shape to the democratic republic। अब क्या करते हैं कि जिन लोगों को ये पसंद नहीं था, ये लोग जो मान रहे थे ना सोवियत स्टाइल गवर्नेंस जो रशिया में हो रहा है, ये हो रहा है, इनका ये मानना था क्या रशिया का फॉलो करना है, क्या ये सब करना है, इनका ये मानना था ही नहीं। इनका तो डेमोक्रेसी में बिलीव था। तो ये क्या करते थे? ये वेमर में आते हैं और बोलते हैं चलिए एक वेमर क्या बोलते हैं, एक रिपब्लिक फॉर्म किया जाए। इनका ये सब, इनको इग्नोर कीजिए, हम लोग अभी एक शेप देते हैं वेमर रिपब्लिक को, जो है वो शेप देते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप देते हैं। नहीं चाहिए हम लोग को कम्युनिज्म का, वो वहां पे रहे, रशिया में रहे। ठीक है, स्पार्टिसिस लीग इनको यही चाहिए ना, तो इनको भेज देते हैं, जर्मनी भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इनको ये आए जो कैथोलिक, डेमोक्रेट और सोशलिस्ट आए, वो कहाँ पे मिलते हैं? वेमर में मिलते हैं। और वेमर में मिलके ये क्या डिस्कस करते हैं कि चलिए अब हम जो हमारा जर्मनी है उसको एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक स्ट्रक्चर दिया जाए, एक शेप दिया जाए। ठीक है, बट इनको क्या चाहिए था? कम्युनिज्म जो रशिया में हो रहा था, जो बोल्शेविक स्टाइल, सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहिए था, बट इनको इसका उल्टा चाहिए था। ठीक है, अब क्या होता है? द वेमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। अब क्या होता है कि जो वेमर रिपब्लिक होता है वो सबको हटा देता है। क्या होता है? ये जो होता है ना आपका स्पार्टिसिस लीग, वेमर रिपब्लिक को गुस्सा आता है, ये लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं, ये लोग ज्यादा डिमांड ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो वेमर रिपब्लिक क्या होता है? इसको क्रश कर देता है, इसको हटा देता है विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉर्प्स। ठीक है, तो फ्री कॉर्प्स का हेल्प से क्या करता है? इसको हटा देता है। तो फ्री कॉर्प्स कौन होता है? एक वेटरन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका हेल्प से जो ये लोग अपना डिमांड जो उठा रहे थे ना, स्पार्टिसिस लीग और बाकी लोग जिनको कम्युनिज्म चाहिए था, जिनको सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहिए था, तो इन लोगों ने क्या किया? अपना दुश्मन को क्रश कर दिया, दुश्मन को हटा दिया। ठीक है, वो किसका हेल्प से हटाया? फ्री कॉर्प्स। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये जो आप फोटो देख रहे होगे यहाँ पे ये दिया हुआ है, दिस इज अ रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेडिकल ग्रुप नोन एज द स्पार्टिसिस लीग। तो यही ग्रुप जो था स्पार्टिसिस लीग थी, देखिए कितना लोग जमा के रखा है। इन द विंटर ऑफ 1918-1919 द स्ट्रीट्स ऑफ बर्लिन वर टेकन ओवर बाय द पीपल, पॉलिटिकल डिमोन्स्ट्रेशन बिकेम कॉमन। अब क्या होता है कि लोग आ जाते हैं, पॉलिटिकल डिमोन्स्ट्रेशन करना, प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना, यहाँ पे सब कुछ शुरू कर देते हैं। इनको क्या चाहिए था? सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चिल्लाना सब शुरू कर देते हैं। और तब तक क्या करता है? वेमर रिपब्लिक जो होता है वो एक वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प से क्या करता है? इसको क्रश कर देता है। ठीक है, तो उस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? फ्री कॉर्प्स। ये आपको याद रखना होगा।
अब क्या होता है आगे, द इंग्विस्ट स्पार्टिसिस लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अब क्या होता है, द इंग्विस्ट स्पार्टिसिस मतलब पेन में है, ठीक है, तो जो दुख में है एकदम, स्पार्टिसिस लीग वो क्या फॉर्म करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो वो आके अब क्या फॉर्म करना शुरू करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी फॉर्म कर दिया, दुख में है ना इसलिए इंग्विस्ट का मतलब वही होता है। Communists and socialists henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler। अब क्या होता है, क्योंकि ये इवेंट होता है तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो होते हैं वो एक दूसरे का दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट को चाहिए था सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, नेशनलाइजेशन वगैरह, और इधर सोशलिस्ट को चाहिए था, इनको अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए था। तो दोनों में जो क्लैश होना तो ऑफ कोर्स था ही, ठीक है। अब ये जो दोनों एक दूसरा को संभाल नहीं पा रहे, ये उससे क्लैश करे, ये उससे क्लैश करे, जब दो कहते हैं ना, जब दो कुत्ता एक रोटी के लिए झगड़ा करते रहता है, जब दो बिल्ली एक रोटी के लिए झगड़ा करते रहता है, तो तीसरा बिल्ली आके रोटी ले जाता है, ठीक है, तीसरा कुत्ता आके रोटी ले जाता है। तो वही इनके साथ हुआ। अब ये हिटलर को पता चला, हाँ ये दोनों झगड़ा कर रहा है, इनकी अब हिटलर का जन्म होना शुरू होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आने वाला पार्ट में आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब ये हिटलर आया नहीं है, स्टार्टिंग थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, बट जैसे ही हिटलर आएगा आपको सब कुछ कहानी जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। ये जो भी रिवोल्यूशनरीज और मिलिटेंट ग्रुप थे, ठीक है, यहाँ पे था आपका जो रेडिकल्स थे कम्युनिस्ट स्पार्टिसिस्ट लीग, इनको बहुत ज्यादा क्या चाहिए था, एक ही बार रेडिकल चेंज, मतलब कंप्लीटली चेंज कर देना। रेडिकल चेंज का मतलब ये होता है कंप्लीटली कुछ नया सिस्टम ला देना, उनको वही चाहिए था, एग्रेसिव काइंड ऑफ, एकदम कंप्लीटली सब कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। तो इनका यही था। बहुत रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट थे और जो रिवोल्यूशनरिस्ट थे, उन सबका एक ही चीज मानना था कि कंप्लीट चेंज कर देना चाहिए, जर्मनी को कंप्लीट चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो उनको कंप्लीटली रेडिकल सॉल्यूशन चाहिए था, एकदम एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंप्लीटली सब कुछ चेंज कर दे। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं वापस से इसे कवर करने का कोशिश जरूर करूंगा। तो अब क्या होता है, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस जो होता है जर्मनी में 1923 में, उसके वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। हमने कुछ देर पहले मैंने तो आपको क्या बताया था कि कुछ ग्रुप फॉर्म हुए थे, नेशनलिस्ट फॉर्म हुए थे, रिवोल्यूशनरिस्ट थे, उनका क्या मानना था, जैसे स्पार्टिसिस्ट लीग, उनका क्या मानना था कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस आना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए तो गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। नेशनलिस्ट का वही कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इनका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब में बिलीव नहीं था। वेमर रिपब्लिक जिनका जन्म हुआ था वो बस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब चीज पे बिलीव करते थे। बट जो मिलिट्री वगैरह थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो क्या बोलते हैं रिवोल्यूशनरिस्ट थे, उनका ये सब चीज पे बिलीव नहीं था। उनका बस एक ही था, उनको रेडिकल चेंज चाहिए था और उनको ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंप्लीटली चेंज करना था, उनका वही हुआ। और इनको एक चांस मिल गया, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया ना, जैसे सब कुछ देखिए, आप जब आपको भी जैसे आपका पेरेंट्स का चांस कब मिलता है, जब आपका रिजल्ट कब आता है, ठीक है, आप टीवी देखते हो तो तब कुछ नहीं बोलता है, जब जैसे रिजल्ट आया तब सब कुछ भ्रास निकाल देता है, ठीक है। तो इनके साथ भी वैसे ही हुआ, वेमर रिपब्लिक के साथ। अब देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया, अब ये जो रेडिकल्स थे इनको बोलने का चांस मिल गया। नेशनलिस्ट जो नेजी पार्टी वगैरह का वो हो रहा था, फिर जो मिलिट्री वगैरह थे, फिर आपका जो स्पार्टिसिस्ट लीग, जो कम्युनिस्ट वगैरह थे, उनको चांस मिल गया बोलने का कि ठीक है, ये लोग का मतलब बहुत हो गया। क्या कर लिया इन्होंने, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आके इकोनॉमिक क्राइसिस ही तो लाया ना 1922 में, और क्या ही किया, ठीक है। फिर क्या होता है, जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिपेरेशंस इन गोल्ड। अब क्या होता है, जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा था तो उसको वो क्या चीज से लड़ा था, सब कुछ लोन ले लेके लड़ रहा था, बाकी देश से सब लोन लिया था, ठीक है। वही लोन का बदौलत वो क्या कर रहा था, गन वगैरह है या फिर जो भी आर्मामेंट्स वगैरह है वो उसी से खरीद रहा था लोन से, ठीक है। अब लोन देना तो पड़ेगा ना, तो अब क्या हो रहा था कि वही उसको पे करना पड़ा था, वो लोन ही उसको बार बार पे करना पड़ता। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद किसको पे करना पड़ा था, वेमर रिपब्लिक को बार बार पे करना पड़ा था। बट गलती तो मोनार्की ने करके गया था, केसर विल्हेम टू ने करके गया था। भुगता किसने, तो भुगता वेमर रिपब्लिक ने, उन्हें सब कुछ लोन वापस से देना पड़ा, बल्कि ये तो लोन लिए भी नहीं थे, ठीक है। और ये लोन क्या चीज में दे रहे थे, गोल्ड में दे रहे थे, ठीक है। तो उनके पास जो गोल्ड रिजर्व वगैरह था, हर एक देश का एक गोल्ड रिजर्व रहता है, तो ये गोल्ड में क्या कर रहे थे, गोल्ड देते रहते थे कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, आप गोल्ड ही लो, गोल्ड ही ले रहे, तो गोल्ड दे रहे थे, ठीक है। लोन का बदले जो भी लोन लिया था तो उनको गोल्ड दे रहे थे, ठीक है, ताकि एटलीस्ट कुछ हो जाए। दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वेर स्कार्स। अब क्या होता है कि देखिए, अब आप गोल्ड ही दे रहे हो, गोल्ड ही दे रहे हो, तो एक टाइम में गोल्ड भी तो जाके खत्म होगा ना, वो भी तो एक रिसोर्सेस ही है। तो एक टाइम में क्या हो रहा है कि अब वो लोन को पे करने के लिए गोल्ड दे रहा है, अब यहाँ पे गोल्ड भी खत्म होते जा रहा है, जो तो एक टाइम में क्या होगा, अब तो एटलीस्ट गोल्ड एक सहारा था, अब गोल्ड भी खत्म हो रहा है, अब क्या होगा, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक क्राइसिस तो आना ही था। In 1923, Germany refused to pay, and the French occupied its leading industrial area Ruhr to claim their coal। अब क्या होता है, अब जर्मनी देते गया, ठीक है, लोन को पे करने के लिए
गोल्ड देते गया, गोल्ड देते गया, तो एक टाइम पे क्या होता है, उनका गोल्ड रिजर्व जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। अब जर्मनी रोना शुरू कर दिया, हमने गोल्ड दे दिया, अब हम क्या अचार दे क्या आपको, क्या क्या दिया, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ये मिट्टी बचा वही ले जाओ। फ्रांस बोलता है नहीं, कैसे होगा, आपने प्रॉमिस किया था, ऑलरेडी ट्रीटी में लिखा गया है कि मुझे कॉयल, ये इतना परसेंट आयरन, इतना परसेंट कॉयल, ये सब मुझे देना पड़ेगा, अब आपको देना तो पड़ेगा ही, आप चाहे कहीं से भी लाके दो, मुझे चाहिए। तो जर्मनी बोलता है नहीं दे सकते हम, क्या करेंगे, नहीं देंगे, नहीं है हमारे पास, क्या दे, आप मत खा ले, सब जो लेना है ले जाओ। तो वो बोलता है नहीं, आपका अचार अपने पास रखो, अपना माथा अपने पास रखो, मुझे तो आपका लेके जाना है। और फिर फ्रांस ने क्या किया कि उसका जो एरिया है, एक रूर, एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहां पे इंडस्ट्री वगैरह थे, वो ले लेता है, क्योंकि तुम मुझे मेरा लोन नहीं दे पा रहे हो, तुम मुझे मेरा कॉयल नहीं दे पा रहे हो, तो फिर ठीक है, हम तुम्हारा यही एरिया ले लेते हैं, जाओ जो करना है कर लो। क्योंकि जर्मनी ने भी रिफ्यूज कर दिया था, फ्रांस को तो चाहिए था, फ्रांस ने उसका एरिया ही ले लिया, रूल, ठीक है। तो अब क्या होता है, जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। ये थोड़ा फनी है, फिर जर्मनी को भी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। जर्मनी बोलता है ये कैसे हो गया, मेरे एरिया में आके मुझे ही सिखाते हो, मेरे एरिया में मैं डॉन हूं, मुझे सिखा रहे हो, ठीक है। तो फिर जर्मनी को भी गुस्सा आ गया, ये कैसे आ गया, ये बच्चा कैसे आ गया यहाँ पे आके मुझे ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर दिया। जर्मनी फिर जैसे ही फ्रांस वाले चले गए हो गया, तो जर्मनी वाले बोलेंगे अब मैं उन्हें दिखाता हूँ कि हम भी कम नहीं है, ठीक है। तो अपना लेवल दिखाने के लिए क्या कर दिया जर्मनी वाले, पूरा प्रिंट करना शुरू कर दिया, पूरा प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या प्रिंट करना शुरू कर दिया, पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया, जितना मर्जी, मतलब पागल जैसा पेपर करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, इतना करेंसी प्रिंट कर दिया ना कि आने वाला पार्ट में आपको पता चलेगा कि क्या हालत हुआ, ठीक है। मतलब अब आपको भी लगता होगा ना, प्रिंट करने से पैसा ही पैसा होता है, क्यों सरकार इतना हम लोग को पैसा नहीं दे रहा है। अभी आपको पता चलेगा कि अगर पागल जैसा प्रिंट करना शुरू कर देना तो देश का हालत क्या होता है, ठीक है। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। अब क्या होता है कि जो जर्मन मार्क होता है, जो उनका वैल्यू होता है करेंसी का, वो गिरना शुरू हो जाता है। अब इतना सारा पागल जैसा पेपर करेंसी अगर नोट डालते रहोगे, सबके पास पैसा हो जाएगा, तो फिर उसका क्या वैल्यू रहेगा। अगर सबके हाथ में आईफोन आ गया, ठीक है, सबके हाथ में अगर मान लो कि मर्सिडीज आ गया, तो फिर मर्सिडीज का क्या वैल्यू रहेगा, आईफोन का क्या ही वैल्यू रहेगा। तो उनके हाथ में ऐसे ही हुआ, सब पैसा छापते गए, पैसा छापते गए, अब पैसा का वैल्यू ही नहीं हो गया, अब उनका जो मार्क का वैल्यू था वही खत्म हो गया जर्मनी का, ठीक है। तो इसलिए पागलपन नहीं करना चाहिए, नहीं कि पागलपन में सब कुछ कर दो। जर्मनी पागल होकर, वेमन रिपब्लिक पागल होकर करना शुरू कर दिया। अब उसी का चांस किसको मिल गया, पॉलिटिकल रेडिकल्स को मिल गया 1923 में। अब कहानी कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड, प्राइसेस ऑफ द गुड्स सोल्ड। अब क्या होता है कि देखिए, मैंने क्या कहा था, जर्मनी क्या किया, पागल हो गए, पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा प्रिंट करते चला गया, पैसा पे पैसा प्रिंट करते चला गया। अब सबके पास पैसा ही पैसा, सबके पास पैसा ही पैसा, कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ, ठीक है, सबके पास पैसा ही पैसा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि दाम बढ़ना शुरू होगा, हो गई। अब मान लीजिए सबके पास पैसा है, आज आईफोन, आज मैं कुछ देर पहले आईफोन का बात बोला था, आज मान लीजिए कि एक आईफोन है, अब सबके पास मान लीजिए 1 लाख जितना मर्जी, इतना पैसा है सबके पास, ठीक है। अब आईफोन तो दो ही है, आईफोन तो दो ही है, लेकिन पैसा सबके पास है, पैसा सबके पास, बिलियन बिलियन करोड़ करोड़ पैसा है, कोई भी आईफोन खरीद सकता है, लेकिन आईफोन दो ही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब सब चला जाता है दुकान, ठीक है, दो आईफोन पड़ा हुआ है, वो बोलेगा मैं दूंगा 50,000 रुपया, बोलेगा, वो बोलेगा 50,000, मैं 5 लाख रुपया दूंगा। फिर वो बोलेगा अरे 5 लाख, मैं 5 करोड़ देता हूँ, चलो। वो बोलेगा मेरे पास भी पैसा है, मैं 5 बिलियन दे देता हूँ, चलो। फिर वो बोलेगा 5 ट्रिलियन दे देता हूँ, चलो। तो वैसे देख रहे हो, दो है लेकिन पैसा तो सबके पास है, तो दाम अपने आप बढ़ना शुरू हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि अनलिमिटेड पैसा प्रिंट नहीं करा सकते। कुछ लोग होते हैं ना, सरकार को बोलते हैं अरे पैसा प्रिंट ही कर दो ना, ये हाल होगा फिर, ठीक है। द इमेज ऑफ जर्मन्स carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy। अब देखिए, सिंपैथी हो गई। अब सोचिए कि पैसा तो सबके पास आ गया, राइट, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, सबके पास पैसा, ठीक है। अब क्या होता है, एक ब्रेड खरीदने के लिए, एक ब्रेड खरीदने के लिए लोग इतना, मतलब कार्ट में पैसा लेके जाते थे, ये देखिए, ऐसा इतना पैसा लेके जाते थे, हो गई। क्योंकि पैसा तो सबके पास है, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। अब रिसोर्सेज कहां से उगाओगे, ठीक है, ब्रेड तो दो ही है, लेकिन पैसा सबके पास इतना है, तो दाम तो बढ़ना ही होगा। वो बोलेगा मैं 50,000 दूंगा, वो बोलेगा मैं 5 लाख रुपया दूंगा, वो बोलेगा मैं 5 बिलियन दूंगा, वो बोलेगा 5 ट्रिलियन दूंगा, मैं इतना दे दूंगा, मैं उतना दे दूंगा। लेकिन ब्रेड तो दो है, उस चक्कर में दाम बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्स उतना ही लिमिटेड है। लोग इतना इतना पैसा ले जाते थे बस एक ब्रेड खरीदने के। तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा, मतलब दुख भरा एक सिचुएशन था, एक बहुत बड़ा ग्रेट सफरिंग था, मैं बोलूंगा जर्मनी के लिए। तो मुझे दुख तो होगा ही, ऑफकोर्स दुख होगा, ठीक है। तो ये बहुत वर्ल्ड वाइड सिंपैथी मिला ये सीन देख के, ठीक है, ऐसा ही कुछ सीन हुआ था जर्मनी में। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। एक हाइपर इन्फ्लेशन क्वेश्चन में आ सकता है, आप जब पूछ सकता है व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, तो आप क्या लिखोगे, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे जो दाम है बहुत ज्यादा
ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? बिकॉज अगर सबके पास पैसा ही पैसा होगा तो फिर होगा ही ना। तो फिर आईफोन तो लिमिटेड है लेकिन पैसा सबके पास है, अब सब आईफोन खरीदने चले जाएंगे। आज कुछ लोगों के पास आईफोन दिख रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन जिस दिन सबके पास पैसा होगा सब चले जाएंगे, आईफोन तो लिमिटेड कुछ लोगों को ही मिलेगा। उस चक्कर में क्या होगा, दुकानदार भी दाम बढ़ाते जाएगा, यहाँ भी मिल रहा है वहां भी मिल रहा है, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन एंड bailed Germany out of the crisis by introducing the DOS plan, which reworked the terms of preparation to ease the financial burden on Germans। अब क्या करते हैं अमेरिकन जो होते हैं, वो आते हैं सेवियर बन के, आ गया मैं सुपरमैन, अब तुम्हारा मैं हेल्प करता हूँ, चलो जर्मनी का अब हेल्प करना शुरू कर दिया। अब आगे बोलता है मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। तो फिर अमेरिका क्या बोलता है, ठीक है हम डॉस प्लेन लाते हैं तुम्हें हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो जर्मनी भी खुश हो गया होगा, हाँ हाँ अमेरिका आया है अब हमारा हेल्प करेगा। तो अमेरिका क्या प्लेन लाता है, डॉस प्लेन लाता है हेल्प करने के लिए, किसको, जर्मनी को। डॉस प्लेन में क्या था, उसमें लिखा गया था कि जो जर्मनी का बैंकिंग सिस्टम है उसको इंप्रूव कर देंगे, ठीक है, और किया भी कुछ हद तक। और फिर क्या किया, लोन्स वगैरह दे दिया जर्मनी को कि तुम ठीक है इतना एक लोन दे दिया, मान लीजिए 200 मिलियन ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इतना दे दिया कि तुम्हारा जितना लोन है वो तुम अपना पे कर लो, ठीक है। जो रूल वगैरह एरिया जो लिया था वहां से भी कुछ रिलैक्सेशन मिला इसको, तो ये सब प्लेन में ही लाया गया। अल्टीमेटली अमेरिका एक भगवान बन के आया जर्मनी के लिए कि चलो एक प्लेन लेके आया, और वो प्लेन मतलब मान लो एक शाका का बुम बुम पेंसिल ही रहा जर्मनी के लिए। जर्मनी को थोड़ा हेल्प भी हुआ था, ठीक है, कैसे हुआ था अभी आप देखिएगा। द इयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 शो सम स्टेबिलिटी, येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड। अभी देखिए सीबीएसई का ना एक चीज बहुत अच्छा है, लाइन इतना इंटरेस्टिंग दे देता है। अब क्या बोलता है, इयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 शो सम स्टेबिलिटी। तो 1924 और 1928 के बीच में कुछ स्टेबिलिटी आया था, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा ही स्टेबिलिटी आया था, क्योंकि अमेरिका ने हेल्प कर दिया था, लोन वगैरह दिया, डॉस प्लेन ले आया, तो जर्मनी लोन्स वगैरह देते जा रहा था, ठीक है, अपना उस पैसा से देते जा रहा था। और दूसरा क्या था, उसका बैंकिंग सिस्टम भी थोड़ा इंप्रूव किया, तो अपना जो रूल जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया था जो ले लिया गया था उसको भी कुछ हद तक रिलैक्सेशन मिला था, तो वहां भी इंडस्ट्री का काम वापिस से जर्मनी शुरू किया, तो कुछ इनका माना शुरू हुआ था। बट बस 4 साल तक, इसलिए लिखा है ना बिल्ट ऑन सैंड, मतलब रेत जैसा था। अब हाथ में रेत रखते तो ऐसे निकल जाता है ना, वैसे ही जर्मनी का भी हालत ऐसा ही हुआ, बस 4 साल तक ही वो स्टेबिलिटी देखने को मिला, फिर से कुछ आता है। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी were totally dependent on short term loans largely from the USA। अब क्या होता है, जो भी जर्मन में इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो भी इंडस्ट्रियल रिकवरी हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, बिकॉज अमेरिका ने वो लोन दिया था। अगर वो लोन नहीं देता तो वो इन्वेस्टमेंट कुछ होता ही नहीं, इंडस्ट्रियल रिकवरी भी नहीं हो पाता। तो वही रिकवरी जो हुआ था वो बस, जो स्टेबिलिटी आया था ना, वो बस इसलिए आया था बिकॉज अमेरिका ने वो शॉर्ट टर्म लोन दिया था। अभी आपको समझ में आया होगा। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। अब ये क्या है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, चिंता मत करो, इसको मैं इजी कर देता हूँ, ठीक है। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रेश्ड इन 1929, ठीक है। तो क्या होता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रेश, तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्रेश हो जाता है, ठीक है, यूएसए में 1929 में। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल देखिएगा क्या होता है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये टुलू 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 कंपनी है, ठीक है, टुलू टुलू कंपनी है। स्टॉक मार्केट में कंपनीज बहुत सारे रहते हैं, उसी का स्टॉक खरीदा जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग आए, जैसे मैं आया, मुझे पता चला कि इस टुलू टुलू कंपनी का जो प्राइस है, जो शेयर है उसका बढ़ने वाला है। मैंने क्या किया, इसका 2% शेयर ले लिया, 2% शेयर मान लो 20,000 रुपया में खरीद लिया, ठीक है, 20,000 रुपया में खरीद लिया। उसी तरह से मेरे जैसा बहुत सारे लोग ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, इस कंपनी का शेयर खरीदा, 20,000 में ले लिया, क्योंकि देखिए जैसे ही ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगा हमें भी तो प्रॉफिट होगा, तो हमने इसलिए शेयर खरीदा। बहुत सारे लोगों ने, मतलब मान लीजिए 90% लोगों ने इस कंपनी का 20,000 रुपये में शेयर खरीदा, ठीक है। अब क्या होता है कि इस कंपनी का बाद में क्या होता है, 2 दिन बाद न्यूज में आ जाता है कि इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो गिरने वाला है, ठीक है। हमने शेयर क्यों खरीदा था, हमने शेयर इसलिए खरीदा था कि आज जो 20,000 रुपया में हम शेयर खरीद रहे हैं, वो आने वाला 10 साल में हम उसे 1 लाख रुपया देंगे, ठीक है, आने वाले साल में हम कितना रुपया देंगे, 1 लाख रुपया देंगे। बट अब क्या होता है, 2 दिन में न्यूज निकलता है कि इस शेयर का बोले 15 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जिन लोगों ने भी 90% लोगों ने, 90 लोगों ने जो 20,000 का शेयर खरीदा था इस कंपनी का, वो अब क्या करते, बेचना शुरू कर देते, चलो 20 रुपया से 10 रुपया भी मिल जाए, कुछ तो फायदा हो, कुछ तो फायदा हो। तो इन्होंने बिक्री करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने खरीदा, लेकिन कुछ लोग तो चालू थे, वो बोले लॉस में क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदना है हमें। तो कुछ लोगों ने जो 20,000 रुपया का जो शेयर खरीदा, वो मतलब क्या बोलोगे, खरीदने लोग लेने तक के लिए रेडी नहीं थे, तो उनका लॉस ही हो गया।
अब मान लीजिए मैंने जो 20,000 रुपया, मैं तो भिखारी हूँ, ठीक है, मैंने 20,000 रुपया, मुझे तो लालच में लिया था कि 20,000 एक टाइम 1 लाख रुपया का प्रॉफिट होगा, इसलिए तो मैंने खरीदा था। ये 20,000 मेरे पास उस समय 0 रुपया था। ये 20,000 मैंने कहाँ से लिया था? बैंक से लोन लिया था, ठीक है। तो उसी तरह से 90 लोगों ने भी बैंक से लोन लेके इस कंपनी का शेयर खरीदा था। अब खरीद तो लिया हमने, 20,000 रुपया का शेयर खरीद तो लिया, लोन ले लिया बैंक से। अब बैंक को लोन वापस भी तो देना पड़ेगा, बैंक को लोन हमें वापस भी तो देना पड़ेगा। अब हमारे पास पैसा है ही नहीं। हमने तो आशा किया था ना कि ठीक है 1 लाख रुपया मिलेगा तो हम 20,000 30,000 जो होता है इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक को दे देंगे, 70,000 मुनाफा। बट अब तो हम 10 रुपया में ऑलरेडी शेयर बिक्री करके आ चुके हैं, अब हम कहाँ से देंगे बैंक को 19,990 रुपीज। तो अब हमारा माथा खराब हो गया कि अरे अरे अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो अब हम बैंक को पैसा दे नहीं पाएंगे, और अगर बैंक को लोन नहीं मिलेगा, तो वो फिर आने वाला लोग जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, या बैंक खुद भी इन्वेस्ट करता था, बैंक खुद भी स्टॉक खरीदता था, वो कहां से खरीदेगा? क्योंकि बैंक के पास पैसा होने से ही वो खरीद पाएगा। इसीलिए क्या होता है, पूरा मार्केट में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, पैसा ही नहीं होता है लोगों के पास, कंप्लीटली एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाता है। उसी तरह से क्या होता है, अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, ठीक है। कब हुआ था ये? 1929 में। आशा करता हूं कि अब आपको थोड़ा सा इजी लगा हो, फिर भी नहीं लगा है तो बोलना, मैं इसे और ज्यादा सिंप्लीफाइड करने का कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, तो क्या होता है उसी चक्कर में, दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज crashed in 1929। अब क्या होता है 1929 में, क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्रेश हो जाता है। अब अमेरिका, जिसने जर्मनी को थोड़ा सा हेल्प किया भी था, अब वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका खुद का हालत खराब हो गया था, उनका खुद का मार्केट गिर गया। अब वो जर्मनी को बोले मुझे अब मेरा लोन वापस दो, जो मैंने दिया था, मेरा अब हालत खराब हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares। तो वही होता है कि वॉल स्ट्रीट केस में, जैसे मैंने समझाया, लोगों ने अपना शेयर बेचना शुरू कर दिया। अरे भाई 20 रुपया मिल तो जाए कुछ। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वेर सोल्ड। अब क्या होता है कि एक डे 24 अक्टूबर, इसको शायद ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है, तो 24 अक्टूबर का दिन क्या होता है, 13 मिलियन शेयर्स बिक्री हो जाता है एक ही दिन में, क्योंकि लोगों को पता चल रहा था ना कि शेयर, मतलब प्राइस कमने वाला है, कंपनी का जो प्राइस हमने खरीदा था इतना आशा लेके, इतना अनुमान लेके 1 करोड़ मिलने वाला है, वो सब कुछ अब क्या होना, 10 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। तो लोगों ने क्या किया, हड़बड़ी में कुछ तो मिले, 2 रुपया ही प्रॉफिट होते, 2 रुपया तो मिलेगा, आने वाला 3 दिन तो खा पाएंगे। लोगों ने क्या किया, वो बेचना शुरू कर दिया, और एक ही दिन में हड़बड़ी में कितना लोग, 13 मिलियन शेयर्स बिक्री हुआ, और पूरा यूनाइटेड नेशंस का मार्केट जो हो गया वो क्रैश हो गया। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इसी से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो शुरू होता है। ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। अब क्या होता है कि 1929 से 1932 तक 3 साल में यूएसए का जो नेशनल इनकम है वो, मान लीजिए अगर 50,000 था तो 25,000 पे आ गया। बस एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना बहुत ज्यादा रहा होगा, बट क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। उसका नेशनल इनकम अब आधा आना शुरू हो गया। क्यों? फैक्ट्री शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट, एंड स्पेकुलेटर्स विथड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। अब क्या होता है कि यूएसए में फैक्ट्री वगैरह बंद होना शुरू हो गया। क्यों फैक्ट्री बंद होगा ही ना, अब लोगों ने शेयर खरीदा था, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उस कंपनी में, तभी तो उस कंपनी का भी ग्रोथ हो रहा था ना। कंपनी को पैसा मिला था, उस पैसा से वो फिर सामान खरीद रहे थे। अब लोग इन्वेस्ट ही नहीं किया, उल्टा लोग शेयर अपना उठा लिया, उस कंपनी का वैल्यू ही गिर गया। अब वैल्यू गिर गया, वो कंपनी अपना एम्प्लॉयमेंट को कहां से पैसा देगा? अब कंपनी अपना जो है, जो काम करते हैं वर्कर्स को कहां से पैसा देगा? अब वर्कर्स पैसा नहीं देगा तो फ्री में थोड़ी ना काम करेंगे। तो अब क्या, वर्कर्स काम नहीं कर रहे तो ट्रेड नहीं होगा, चीज प्रोड्यूस नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे? एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो नेशनल इनकम में इनकम कैसे आएगा? उस तरह से क्या हुआ, पूरा यूएसए, मतलब आप बोल सकते हो बर्बाद हो गया, ठीक है। फार्मर्स एग्रीकल्चर भी खराब हो गया, एक्सपोर्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये सब होना शुरू हो गया। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वेर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। तो ये जो यूएस में हुआ, ये पूरा वर्ल्ड वाइड इसका जो है उसका प्रेजेंस फील हुआ, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट जाता है यूएसए में ही, वो सब सारा इन्वेस्टमेंट वाइड चल रहा था, तो लॉस सबका हुआ था। ऐसा नहीं हुआ कि यूएस में जो हुआ बस यूएस में ही रहा, पूरा वर्ल्ड वाइड इसका इंपैक्ट हुआ, इसलिए तो नाम ही दिया गया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। वो वाला डिप्रेशन नहीं, ठीक है। तो क्या बोलोगे फिर आप लोग, सोचोगे अलग ही बात चल रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन वही जो इकोनॉमिक लॉस वगैरह हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है, द इयर्स ऑफ डिप्रेशन आना शुरू होता है। अब देखिए जर्मनी का बेचारा का हालत खराब, एक दोस्त आया ही था हेल्प करने, एक सुपरमैन, एक भगवान बन के हेल्प करने आया ही था, अब बेचारा वो भी चला गया, ठीक है। द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। अब क्या होता है 1932 में, क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो बस 40% तक, ठीक है, आ जाता है। जो प्रोडक्शन वगैरह होता है वो बस 40% तक आ जाता है पूरा, ठीक है। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वेर पेड रिड्यूस वेजेस। अब क्या होता है, वर्कर्स को अपना
काम छोड़ना पड़ा, ठीक है, क्योंकि जर्मन में थोड़ा टाइम तक जो अमेरिका पैसा दिया था उसी से वो अपना इंडस्ट्रियल रिकवरी कर रहा था। बट अब जैसे ही अमेरिका ने पैसा उठा लिया, क्योंकि उसका भी तो इकोनॉमिक लॉस, डिप्रेशन आ गया था, ठीक है, तो अमेरिका ने अपना बोला जर्मनी को जो मैंने पैसे दे दे, मुझे वापस दे, मुझे मेरा खुद का हालत खराब हो गया। तो अब क्या हुआ, अब उसको जर्मनी को इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रहा था। उस चक्कर में क्या होता है, जर्मनी का जो है इंडस्ट्री में पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो अब वर्कर्स को कैसे सैलरी देंगे, तो क्या क्या हुआ, वर्कर्स लॉस देयर जॉब, तो सैलरी नहीं दे पाएंगे, वर्कर्स काम नहीं करेंगे, ठीक है, और वो पेड रिड्यूस, और जो वर्कर काम भी करते थे उसको एकदम कम पैसा दिया जाता था, क्योंकि इंडस्ट्री के पास खुद पैसा नहीं था। जब तक अमेरिका दे रहा था ठीक, अब अमेरिका नहीं दे रहे तो वो हाल खराब हो गया। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। अनएम्प्लॉयड लोग देखिए 6 मिलियन, क्योंकि कंपनी वाला पैसा दे नहीं, इंडस्ट्री वाला पैसा दे ही नहीं पा रहा था। पहले तो यूएसए जो दे रहा था उसी से तो सारा काम चल रहा था, वो यूएसए धार दिया, वो धार से इंडस्ट्री अपना सब कुछ चला रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, वर्कर को सैलरी दे रहा है। अब अमेरिका ने अपना उधार उठा लिया तो कहां से देंगे, ठीक है। On the street of Germany, you could see men with placards around their necks saying willing to do any work। ऐसा हालत हो गया था, आपके साथ अपना बुक में फोटो होगा, उसमें भी देखिएगा, मैं दिखाऊंगा। तो जर्मनी में क्या ऐसा हालत हो गया, लोग प्ले कार्ड लेके के लिए कुछ भी काम कर लेंगे, हम कुछ भी काम कर लेंगे, हमें बस काम दो, क्योंकि खाना तो था, पेट तो भरना था ना, तो पेट भरने के लिए कुछ भी काम कर लेंगे, ऐसा हालत आ गया था जर्मनी में। देखिए अमेरिका हेल्प करने आया, बेचारा जर्मनी का क्या हालत हो गया था। Unemployed youth played cards or simply sat on the street corners or desperately queued up at the local employment exchange। अब क्या हो रहा था, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स वगैरह थे वो मतलब कार्ड वगैरह वो खेल रहे हैं, या फिर कहीं पे खड़े हैं, ऐसे ऐसे खड़े हुए हैं, या ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, बस वही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ काम है ही नहीं, ठीक है। और या फिर कहाँ पे क्यू में खड़े हुए, लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खड़े हुए कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो काम हो जाए, ठीक है। As jobs disappeared, the youth took to criminal activities and total despair became commonplace। अब क्या हो रहा है कि देखिए पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो यूथ ने क्या किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्राइम कर लो, तो यूथ ने क्या किया, पेट भरना है, पेट भरना है, अब क्रिमिनल एक्टिविटी में घुसने लगे, चोरी डकैती ये सब करना शुरू किया, क्योंकि पैसा तो चाहिए, अब पेट तो भरना है, तो ये सब काम क्रिमिनल, ये सब काम में घुस गए, क्रिमिनल्स बन गए, ठीक है, यूथ। तो ये ऐसा हालत हो गया जर्मनी में। देखिए एक इवेंट दूसरा इवेंट से कैसा इंटरलिंक्ड है। The economic crisis created deep anxieties and fears in people. The middle classes, especially salaried employees and pensioners, so their savings diminished when the currency lost its value। अब जो भी मिडिल क्लासेस थे, जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज थे या पेंशनर्स था, उनका सारा सेविंग खत्म हो गया। अब देखिए बैंक के पास भी पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे, और ऊपर से जो मिडिल क्लास का जितना भी सेविंग्स वगैरह था वो भी सब कुछ खत्म हो गया, बिकॉज करेंसी का वैल्यू खत्म हो गया। जर्मनी ने इतना पैसा छापना शुरू कर दिया कि लोगों के पास पैसा तो था बट सामान का दाम बहुत था, तो हालत भी खराब हो गया था। और ऊपर से मिडिल क्लास का सारा सैलरी भी खत्म, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयज उनका तो नौकरी ऑलरेडी जा चुका था, ठीक है, तो वही सब हालत होना शुरू हो गया था। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेसमैन गॉट ruined। अब देखिए स्मॉल बिजनेसमैन जो भी बिजनेस वगैरह चल रहा था, अब तो सब कुछ बंद हो गया ना। वर्कर्स को देने के लिए आप बिजनेस आप खोले हो, आपको काम कराने के लिए पैसा देना पड़ेगा, प्रोडक्शन होगा तभी आपके पास पैसा आएगा, प्रोडक्शन कर भी रहे हो लेकिन लोग के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो आपका बिजनेस ठप होना ही है। तो स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग भी थे, रिटेलर, सबको नुकसान भरना पड़ा, ऐसा नहीं है कोई एक सेक्शन भरा, सबको ही भरा। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेर फील्ड विद द फियर ऑफ प्रोलिटेरियनिज्म एंड एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड। अब देखिए ये लोग जो थे ना, जो स्मॉल बिजनेसमैन, जो मिडिल क्लास लोग थे, इनको अब डर हो गया। इनको अब डर क्या हो गया कि अब ये तो अपना नौकरी, इनका तो बिजनेस चलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, अब क्या इनको अपना जो एक रैंक था, जो एक मिडिल क्लास था, एटलीस्ट एक स्वैग में रहते थे, अब क्या होगा, अब तो मतलब कोई सामान खरीदने वाला नहीं है, तो बिजनेस तो ठप होना ही है ना। तो अब इनको लगने लगा अब हम क्या करेंगे, हम तो स्वैग में थे, अब हम भी खाली बन जाएंगे क्या, अब हमारा रैंक रिड्यूस हो जाएगा क्या, अब हमें इनके साथ सोना पड़ेगा क्या। इनको भी टेंशन हो गया, इनको भी एक डर का माहौल हो गया कि अब तो लॉस तो सबका हो रहा है, इकोनॉमिक पूरा शट डाउन होकर रखा हुआ है, अब इनका भी हालत खराब होगा, अब इनको भी शायद इनके साथ रहना होगा, तो इनको सता रहा था वो डर, ठीक है। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। अब देखिए क्या होता है ना कि जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं, जिनमें यूनिटी वगैरह होता है, ठीक है, तो वो वही जो मतलब क्या बोल सकते, एक होता है अनऑर्गेनाइज, एक होता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज वर्कर जो आ रहे हैं अपना एक उनका टाइम फिक्स रहता है, सब कुछ मतलब प्रोफेशनली काम करते हैं, तो वही क्या कर पा रहे थे, अपना जैसे तैसे रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ कर पा रहे थे, ठीक है, वही ऑर्गेनाइज वर्कर्स अपना जुगाड़ कर पाए थे। बट जो अनऑर्गेनाइज थे, जो हाजिरा वगैरह में काम करते हैं ना कि हाँ दिन भर में इतना काम करना है, मतलब जो अनऑर्गेनाइज होता है, जिनका कोई फिक्स नहीं रहता है, ये तो फिक्स थे, ये लोग अपना जैसे तैसे अच्छा से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका एक यूनिटी वगैरह रहता है, उनका एक यूनियन रहता है, तो वो लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, वो लोग अपना जुगाड़ कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसे तैसे मतलब जुगाड़ कर लेते थे। बट क्या होता था, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। अब क्या होता है, ये जिनके अंदर काम करते थे, मैनेजर या एम्प्लॉय जो भी था, जो भी वर्कर्स
मैनेजर्स के अंदर काम किया करते थे, मैनेजर यहाँ, वर्कर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज वर्कर जो काम कर रहे हैं, अब वो भी जो है एम्प्लॉयर को बोले मुझे पैसा दो, कम हो रहा है, रोटी नहीं है खाने को, ये नहीं है, एम्प्लॉयर बोल रहे ठीक है तुमको नहीं करना है मत करो, हम इतना पैसा में काम करेंगे, बहुत सारा मतलब है लोग बेकार बैठे वो काम करने के लिए रेडी है, वो इतना में कर लेंगे। तो अब क्या होता था, इनका वजह से इनको भी चुप होना पड़ता था, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही, लोग काम करने के लिए रेडी थे ही, तो अब क्या हो रहा था, तो मैनेजर्स भी इसका चांस लेते थे, एम्प्लॉयज भी चांस लेते, बोलते तुमको इतना में काम करना है करो, ज्यादा नखरा मत दिखाओ, वहां पे बैठे हुए उनको भी ले आऊंगा। तो इसका वजह से क्या होता था, इनका बार्गेनिंग पावर ही कम जाता था, ये वर्कर्स मैनेजर से बार्गेनिंग नहीं कर पाते थे, वो सीधा बोल देते थे वहां पे है और अनएम्प्लॉयड उनसे काम करा लेंगे उसी पैसा में, तुम ज्यादा वो मत करो, तो इनका बार्गेनिंग पावर कम जाता था, मतलब मजबूर हो जाते थे, ठीक है। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, अब जो भी बड़ा बड़ा बिजनेस था वो पूरा क्राइसिस में था, वो मतलब बोल सकते हो कि उनका क्या होगा भगवान जाने, ठीक है। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज affected by a sharp fall in agriculture prices, and women unable to fill their children's stomach were filled with a sense of deep despair, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो बहुत सारा मासेस होते हैं जो पीजेंट्री जो एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, अब क्या होता है एग्रीकल्चर में भी तो दाम बहुत ज्यादा कम गया था, तो एग्रीकल्चर जो पीजेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें भी काफी इफेक्ट होता है, प्लस वुमेन जो होते हैं, ठीक है, वो होता है वो भी अपना क्या करते हैं, बच्चा का पेट जो है वो नहीं भर पाते, ठीक है, वो अपना बच्चा का पेट नहीं भर पा रहे थे, तो वो भी दुख में जाते थे। ये देखिए एक सिचुएशन देखने को मिलेगा, पार्टी है बट 4-5 बच्चा है, अब किस किस को खिलाएंगे, किसको नहीं खिलाएंगे, किसी को तो खाली पेट ही सोना पड़ेगा ना। तो माँ जो है वो बहुत दर्द में सोती थी, कि कोई भी माँ हो, लाइक अपना बेटा को आप ही अपना देखते होगे कि आपका जब तक पेट नहीं भरता है, आपका मम्मी का पेट नहीं भरता है, ठीक है, उनका सोचिए क्या हुआ होगा, खाने को कुछ है नहीं, और माँ बहुत ज्यादा दर्द में थी कि मैं मतलब बहुत ज्यादा वो था कि बच्चा को मतलब खाली पेट सुलाना एक माँ से, मतलब उससे ज्यादा दर्दनाक सीन और क्या ही हो सकता है, ठीक है। ये सब जर्मनी में हो रहा था, और वो क्यों हुआ, ये पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट अभी तक आपने कनेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो वो भी अपना जो मतलब बच्चा का पेट नहीं भर पाती थी, मतलब क्या बोलेंगे उससे ज्यादा मतलब खराब सिचुएशन और क्या ही हो सकता है। अब क्या होता है, पॉलिटिकली टू द वेमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल, पॉलिटिकली भी वेमर रिपब्लिक का हालत ठीक नहीं था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नाम का डेमोक्रेसी जो था, डेमोक्रेसी था बट बहुत वीक था। द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स व्हिच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। अब क्या होता है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो डिफेक्ट था, ठीक है, डिफेक्ट तो था, इसलिए तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस ये सब देखने को मिल रहा था, अगर अच्छा होता तो ये सब देखने को नहीं मिलता, अब लोगों को भी चांस मिल गया, बोला था ना पॉलिटिकल रेडिकल्स को भी चांस मिल गया, कि अगर सब कुछ अच्छा होता तो ये सब आता ही नहीं, उनको चांस मिल गया बोलने को, ठीक है। अब क्या होता है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, जिसका वजह से अब राइट्स किसका होता है, हिटलर का होता है, बस आने वाला है, अब डिक्टेटरशिप का राइज होना शुरू होता है। अब क्या होता है, वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अब क्या होता है, दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू ए रूल बाय कोलिशन। अब क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नाम का ये होता है, जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सब एक सिस्टम होता है वोटिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। तो अभी जैसे प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में जो ये होता है, तो उनका भी एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही होता है, ठीक है, सिस्टम। बट हमारा जो नॉर्मल वोटिंग होता है जिससे हम एमपी या एमएलए को सिलेक्ट करते हैं, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए 3-4 लोग रहते हैं, ठीक है, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 3-4 लोग रहते हैं ना, उसमें क्या होता है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4 ऐसे दिया जाता है। अब जब आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टम थोड़ा सा अलग है, इसमें सिस्टम अलग है। अब चार चार लिस्ट है, 4 लोग हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको एक बैलेट पेपर, एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये थर्ड प्रेफरेंस है, फोर्थ प्रेफरेंस है। जिसको लास्ट प्रेफरेंस मिलेगा उसका नाम काट दिया जाएगा, फिर उसका जो वोट होगा ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब आपको नाम में कॉम्प्लिकेटेड उतना हमें नहीं जानना है, बस ये आप समझ लीजिएगा, इसका वजह से क्या हुआ था कि मेजोरिटी जो था एक पार्टी नहीं ले पा रहा था, ठीक है। दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क। इसका वजह से क्या होता है, एक पार्टी को मेजोरिटी मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है। अब आपको पता है कोलिशन गवर्नमेंट, आपने पढ़ा भी होगा, कोलिशन गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, कि अगर सरकार गिरा तो गिर जाएगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की वजह से मेजोरिटी मिल नहीं पा रहा था, मेजोरिटी नहीं मिल पा रहा था, तो क्या आ गया, कोलिशन गवर्नमेंट आ गया, और कोलिशन गवर्नमेंट आ गया तो फिर मतलब बहुत पढ़ा भी, एक डिमेरिट सबसे बड़ा कोलिशन गवर्नमेंट का यही है कि मान लीजिए 3-4 लोगों ने मिलकर सरकार बनाया, अगर एक ने बोला कि मेरा डिमांड क्या हुआ, तुम लोगों ने फुलफिल नहीं किया, बोलेगा मैं सरकार गिरा, अब जैसे ही वो हट गया सरकार अपने आप गिर गया, तो बार बार सरकार गिरते रहता था, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गया, ठीक है। Another defect was Article 48, which gave the president the powers to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree। अब क्या होता है, एक आर्टिकल 48 रहता है इनका कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे क्या होता है कि प्रेसिडेंट जब भी मतलब ये कोशिश करता है ना, क्या करता है, वो इमरजेंसी लाता है, जैसे इंडिया में भी है, नेशनल इमरजेंसी लाता है, स्टेट में बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, जर्मनी में भी जब मर्जी इमरजेंसी ले आता था, कुछ भी होता था
प्रेसिडेंट का ये पावर था कि वो इमरजेंसी ला सकता था, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी ले आता था, उसका वजह से ये भी एक डिमेरिट रहा। ठीक है, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट को एक पावर मिल गया कि वो कभी भी इमरजेंसी ला सकता है। जैसे हमारे इंडिया में भी होता है, प्रेसिडेंट अपना इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी भी ला सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी भी ला सकते हैं। अब जैसे ही इमरजेंसी आता है तो सब कुछ कंट्रोल किसका हाथ में चला जाता है, गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। अब गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा। ठीक है, तो सब कुछ जो है उस समय सिविल लिबर्टीज जो होता है, आपको बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, वो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। बस एक राइट टू लाइफ जो रहता है वो आपके पास रह जाता है, बाकी जो है वो हो जाता है। इंदिरा गांधी का टाइम में भी ये इंडिया में आया था, तो बहुत खराब सिचुएशन था। जर्नलिस्ट को उकसा देता था, कुछ भी लिखना अलाउड नहीं था, ऐसा बैंड कर दिया जाता था, ऐसा सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में किसको अच्छा लगेगा? आज आपको अगर मैं बोल दूं आपको नहीं बोलना है, आपका मुंह में सेलोटेप लगा के रख दूं, तो आपको खुशी होगा? ऐसा सिचुएशन जर्मनी में हो रहा था, तो ये इमरजेंसी ला रहा था, इसका वजह से पब्लिक खुश नहीं था। प्लस और क्या, सस्पेंड सिविल लिबर्टीज, वही क्या, इमरजेंसी आया तो सिविल लिबर्टीज वगैरह सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया। घूमने का मतलब इधर उधर जब आप फ्रीली घूम सक रहे हो, आप जा रहे हो क्रिकेट खेल रहे हो, अब आप घूम नहीं पा रहे हो। फिर रूल बाय डिक्री भी लिया। रूल बाय डिक्री मतलब कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी ला सकता है, उसके लिए किसी का अप्रूवल का जरूरत नहीं है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा खराब पॉलिसी भी ले आता था। ठीक है, जब मर्जी पीट दिया, ऐसा नहीं, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मर्जी किसी को पीट दिया, अगर वैसा टाइप का पॉलिसी आ जाता होगा तो कितना खराब था। तो रूल बाय डिक्री में किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, आप जो मर्जी कर लो। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक अप्रूवल के साथ, एक लॉ के साथ सब कुछ होता है। इमरजेंसी लाते लाते क्या होता है, ये सब हो जाता है, रूल बाय डिक्री आ जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल बाय डिक्री ले आते थे, अपना मर्जी से सब कुछ कर रहा है, किसी का कोई परमिशन नहीं। उस चक्कर में क्या हो रहा था, सिचुएशन जो है वो खराब होते जा रहा था। ठीक है, और लोगों को ये पसंद नहीं आता, कोई भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। सिविल लिबर्टीज बंद करोगे तो ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट डूबना ही है। इंदिरा गांधी का भी डूबा ही एक टाइम पे। ठीक है, विद इन शॉर्ट लाइफ द वेमर रिपब्लिक so 20 different cabinet lasting on an average 239 days and a liberal use of article 48। अब क्या होता है देखिए, बस छोटा ही टाइम में क्या होता है, वेमर रिपब्लिक में कितना ज्यादा कैबिनेट देखना मिलता है आपको, 20 डिफरेंट कैबिनेट, मतलब 239 डेज में। एक सरकार देखिए 5 साल चलता है। ठीक है, एक सरकार 5 साल चलता है, और इसमें देखिए एक साल भी नहीं हुआ है। 239 डेज में देखिए 20 डिफरेंट कैबिनेट, कितना दिन लास्ट किया, एवरेज 239 डेज ही लास्ट करता था। ठीक है, तो वही लिखा है कि विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वेमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज एंड ए लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48। अब क्या होता है कि जो कैबिनेट होता है वो कितना दिन लास्ट करता है, 239 डेज एवरेज में। ठीक है, और ऐसा 20 डिफरेंट कैबिनेट ओनली कितना दिन, एवरेज 239 डेज ही लास्ट कर पाया। देखिए कितना ज्यादा कॉमेडी हो रहा है। ठीक है, येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, बट क्राइसिस भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। सब कुछ कर रहा था, क्राइसिस मैनेज नहीं हो रहा था। 48 का लिबरल यूज करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था, इमरजेंसी ला रहे तब भी कुछ नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्राइसिस मैनेज हो ही नहीं रहा था वेमर रिपब्लिक से। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हिच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन। अब वेमर रिपब्लिक पे जो थोड़ा मोड़ा ट्रस्ट बचा भी था वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। जो पार्लियामेंट में थोड़ा मोड़ा ट्रस्ट था भी लोगों को, वो क्या होता है, एकदम खत्म हो जाता है। तो यहाँ ही हमारा जो पार्ट 2 है वो भी खत्म होता है। तो आने वाला पार्ट में मैं आपसे मिलूंगा। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपना तरफ से इतना सिंपल बनाने का कोशिश किया है, धीरे धीरे और ज्यादा सिंपल बनाने का कोशिश करूंगा। आपको कोई चैप्टर या एडिशनल ऐसा कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। पीपीटी नोट्स में बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है और व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक है वहां पे आप दीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए, गुड नाइट।